बौनी बहू की रसोई। अनीता अपने ससुराल में अपने देवर आलोक से बहस कर रही थी। देवर जी, पहले आपने मेरी बहन रिया से शादी के लिए हाँ कहा और अब कहते हैं कि आप उस बौनी साक्षी से शादी करोगे। भाभी, मैंने इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहा था। आप सबने ही रिया के साथ मेरा रिश्ता जबरदस्ती तय किया है। आलोक बेटा, रिया बिटिया में खराबी ही क्या है? रिया बिटिया कितनी सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, अच्छे घर की है। ये सुनकर आलोक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। आलोक के घर में उसकी माँ सुजाता, भाई भाभी अजीत और अनीता थे। आलोक की भाभी ने अपनी शादी के दूसरे ही दिन आलोक और रिया के रिश्ते की बात घर में रखी थी। घर में सब इस रिश्ते के लिए राजी थे, बस आलोक को छोड़कर। अनीता बहुत ही अमीर परिवार की बेटी है। माँ जी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर देवर जी की शादी मेरी बहन रिया से नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर अनीता अपने कमरे में चली जाती है। माँ, ये आलोक पागल तो नहीं हो गया ना? अरे कहाँ मिलेगी आलोक को रिया जैसे सुंदर संस्कारी लड़की? पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, जब देखो तब कुछ न कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। शाम का समय आलोक एक साक्षी नाम की बौनी लड़की के साथ अपने घर आता है। साक्षी की हाइट 4 फुट 2 इंच थी। साक्षी वरमाला पहने दुल्हन के अवतार में थी। ये देखकर सुजाता और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या किया तूने आलोक? इस बच्ची की तरह दिखने वाली लड़की से शादी कर ली तूने? माँ, जब आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। क्या मिला इस बौनी साक्षी से शादी करके आपको? ऐसा लग रहा है आप दुल्हन नहीं कोई खिलौना लेकर आए हैं अपने साथ। अरे बच्चे भी इसे देखकर हंसते हैं। भाभी, साक्षी मेरी पत्नी है, अब उसके बारे में ऐसी बातें ना कीजिए। क्यों ना करें? अरे अकल के दुश्मन, पहाड़ जैसा ऊंचा पूरा होकर इस बौनी लड़की से शादी कर ली तूने। तुम दोनों कहीं से भी पति पत्नी नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है तू उसका बाप है और ये तेरी बेटी। तभी साक्षी आकर सुजाता के पैर छूती है। ए हट यहां से, कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर छूने की। गरीब साक्षी के लिए अपने ससुराल में जगह बनाना आसान नहीं था। उसे यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए बहुत से इम्तिहान देने हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना है। क्या साक्षी ये सब कर पाएगी? माँ, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। अब हमें साक्षी को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करना ही होगा। आलोक, बड़ा शौक था ना तुझे इस बौनी साक्षी से शादी करने का। अब देख बेटा, कैसे लोग तेरा मजाक बनाते हैं, कैसे हंसते हैं तुझ पर। सब अपने अपने कमरे में चले गए। आलोक अपनी बौनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सवेरे, अनीता बहू, जरा 1 कप चाय बनाकर दे दे मुझे। अपनी उस नई बहू से कहिए ना माँ जी, वो बना देगी आपके लिए चाय। वो कहाँ से बना पाएगी, इतनी सी तो है। पता नहीं घर का काम भी आता है या नहीं उसे। इतने में साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है। ओ महारानी, सुबह हो गई तुम्हारी या थोड़ा और सोने का इरादा है? नहीं जेठानी जी, मैं तो सवेरे के 5 बजे से ही उठ गई थी। मैंने घर की सफाई की, बाहर आंगन में पौधों को पानी डाला, फिर घर के टॉयलेट और बाथरूम को भी साफ किया। कितने गंदे हो चुके थे वो। क्या इतना सब कर लिया तूने? हाँ माँ जी, अपनी माँ के घर पर भी मैं सवेरे 5 बजे ही उठ जाती थी और घर का सारा काम कर लेती थी। रुकिए, मैं आप सबके लिए चाय ले आती हूँ। चाय आती भी है बनानी तुझे या नहीं? हाँ जेठानी जी, आती है ना। साक्षी रसोई में आती है, उसके पीछे अनीता भी आती है। इधर घर, बाथरूम, टॉयलेट को देखकर सुजाता हक्का बक्का रह जाती है। ये छोटा पटाखा तो बड़ा ही काम का निकला। घर और बाथरूम तो ऐसे साफ किए हैं इसने जैसे अभी नए हो। इधर साक्षी रसोई में आती है। अब गैस साक्षी की हाइट से ऊपर रखा हुआ था, उसका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था गैस पर। क्या देवरानी जी, हाथ नहीं पहुंच रहा है गैस पर? जेठानी जी, मुझे ऊपर गैस के ओटे पर चढ़ा दीजिए ना। अनीता जैसे ही साक्षी को गोद में लेती है, वो जानबूझकर साक्षी को नीचे फेंक देती है। आह, ये क्या किया आपने जेठानी जी? आपने मुझे इतनी जोर से नीचे गिरा दिया। ओ माफ करना साक्षी, तेरा वजन मुझसे संभाला ही नहीं गया। अनीता साक्षी को उठाती है। साक्षी, तू ना बाहर चूल्हे पर जाकर चाय बना, यहाँ गैस पर तो तेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। अपनी जेठानी की बात सुनकर बौनी साक्षी घर के बाहर आती है और धूप में ही चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। इधर अनीता घर में थी, बड़ी होशियारी दिखा रही थी ना सवेरे 5 बजे से उठकर। अब देख बौनी साक्षी, मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। थोड़े समय बाद साक्षी चाय लेकर घर में आती है और सब चाय पीने लगते हैं। सुजाता और अजीत जैसे ही चाय का पहला घूंट लेते हैं,
वाह साक्षी बहू, इतनी अच्छी चाय बनाती है तू। अरे ऐसी प्यारी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। वाह साक्षी वाह, भाई चाय हो तो तुम्हारी हाथ की। क्या लाजवाब चाय बनाई है तूने। मन तो कर रहा है पूरा पतीला भरकर चाय पी जाऊं। सीख अनीता, अपनी देवरानी से कुछ सीख। एक ये चाय बनाती है और एक तू बरसों से हमें पिला रही है। चाय के नाम पर काला पानी, जिसमें ना चीनी का मजा रहता था ना दूध का। इतनी सी है ये साक्षी, फिर भी देख घर के काम कैसे हवा की तरह करती है ये। और एक तू है, सवेरे उठने के बाद पहले चाय होना, नाश्ता होना, फिर जाकर काम करती है। अपनी बौनी देवरानी की तारीफ सुनकर अनीता मन ही मन बहुत जलने लगती है। उसके बाद साक्षी घर के काम के साथ साथ खाना भी बड़ा ही स्वादिष्ट बनाने लगी। बौनी साक्षी के हाथों का खाना खाने के बाद घर का हर सदस्य अपनी उंगलियां तक चाट जाता था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। साक्षी ने कुछ ही दिनों में पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। हर किसी की जुबान पर बस साक्षी की ही तारीफ थी। ये सब देखकर अनीता गुस्से में लाल पीली होने लगती है। एक दिन साक्षी घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वहां अनीता आती है। इस बौनी साक्षी ने तो इस घर में मेरी वैल्यू ही जीरो कर दी है। हर कोई इसके कारण मुझे बात बात पर ताने दे रहा है। बड़ा शौक है ना इस अच्छा बनने का, अब दिखाती हूं मैं इसे। अनीता चुपके से साक्षी के पीछे जाती है और साक्षी को जैसे ही धक्का देने लगती है, तभी साक्षी वहां से हट जाती है और अनीता सीधे छत के बाहर लटक जाती है। आह, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, माँ, आह, बचाओ मुझे। अनीता की रोती चीखती आवाज सुनकर बौनी साक्षी अनीता के पास जाती है। अरे बाप रे जेठानी जी, आप यहाँ कैसे लटक गई? मैं अभी आपको बचाती हूँ जेठानी जी, हाथ मत छोड़ना। अनीता घर की छत से आधी लटक कर अपना हाथ अनीता को देती है और जैसे तैसे अनीता को ऊपर खींच लेती है। साक्षी अनीता के पीछे ही खड़ी थी। तभी साक्षी को गलती से अनीता का धक्का लग जाता है और बेचारी साक्षी सीधे छत से नीचे गिर जाती है। ये देखकर अनीता और सब साक्षी को हॉस्पिटल ले आते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद साक्षी के दोनों पैरों की जान हमेशा के लिए जा चुकी थी और वो जीवन भर के लिए विकलांग कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। कुछ दिन बाद, मुझे माफ कर दे साक्षी, तेरी इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूं। उस दिन मैं तुझे घर की छत से धकेलना चाहती थी, पर मैं ही वहां गिरकर लटक गई थी। उतने पर तूने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई और बाद में मेरा ही धक्का लगने के कारण तू ऊपर से नीचे गिर गई। तूने मुझे बचाया और मैंने तुझे इतनी बड़ी तकलीफ में डाल दिया। मुझे माफ कर दे साक्षी, मुझे माफ कर दे। अनीता की बात सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। कोई बात नहीं जेठानी जी, मेरे साथ जो होना था सो हो गया, अब उस बात को दिल पर मत लीजिए। देखा अनीता बहू, इसे कहते हैं इंसानियत। तूने साक्षी के साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसकी इंसानियत देख। वाह साक्षी बहू वाह, सच में तूने ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में अच्छाई आज भी जीवित है। तू चिंता मत कर साक्षी, डॉक्टर भले ही कह दे कि अब तेरे पैर किसी काम के नहीं है, पर मैं तेरा इलाज अमेरिका ले जाकर करवाऊंगी। फिर देखना, बहुत जल्दी तू अपने पैरों पर चल पाएगी। उसके बाद अनीता के दिल से साक्षी के लिए मैल हमेशा के लिए निकल गया और वो साक्षी की खूब सेवा करने लगी और अपने पिता के पैसों से साक्षी को अमेरिका ले जाकर उसका इलाज कराने लगी। जिसके बाद कुछ ही महीनों में साक्षी ठीक हो जाती है और सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बसर करने लगते हैं। नेपाली बौने पति पत्नी का सीक्रेट रेसिपी वाला जादुई ढाबा। नेपाल के काठमांडू शहर में चितावके नामक नेपाली सेना का एक ऑफिसर रहता था। चितावके के 2 बेटे थे, बत्सा और धोनू। चितावके अपने दोनों बेटों को ही नेपाली सेना में भेजना चाहता था। बस्ता बेटे, यहाँ भेड़ों के पास क्या कर रहे हो? रुई से बंदूकें बना रहा हूँ अब्बू, ताकि आपकी तरह मैं भी बड़ा होकर देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकूं। बत्सा के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही नेपाली सेना में भर्ती होने का सपना देख रहा था, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बत्सा एक बौना व्यक्ति था, जिसके कारण वो नेपाली सेना में नहीं जा सकता था। बत्सा के बौने होने के कारण स्कूल से लेकर घर तक सभी उसे बहुत चिढ़ाते और नफरत करते थे, जिसमें सबसे अव्वल थी बत्सा की सौतेली माँ और चितावके की दूसरी पत्नी चारू माँ थी। क्यों रे बौने, तू अभी तक भेड़ों को चराने क्यों नहीं गया? अभी उससे रुई भी तो निकालनी है, वो कब निकालेगा? व्यापारी आता ही होगा उसे लेने। स्कूल का होमवर्क कर रहा था यम्मा, उसी में देर हो गई। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं आज ही तेरा स्कूल से नाम कटवा देती हूँ,
फिर तुझे काम करने में कोई अड़चन नहीं होगी। चितावके की ड्यूटी पर जाते ही चारूमाथी बत्सा का स्कूल से नाम कटवा देती है और दिन भर गुलामों की तरह उससे काम करवाती रहती है। एक दिन गुस्से में आकर बत्सा अपने भेड़ों की खूब पिटाई कर देता है, जिसमें से एक भेड़ बाबा करते हुए मर जाती है। हे भगवान, गुस्से से पागल होकर मैंने ये क्या कर दिया। अब यम्मा को मैं क्या जवाब दूंगा। बत्सा डर से थर-थर कांपते हुए रात को दबे पांव अपने घर पहुंचता है, जहां चारूमाथी एक डंडा लेकर खड़ी होती है। बत्सा के छोटे भाई धोनू ने उसे सब बता दिया था। वो बत्सा की खूब पिटाई करती है। सौतेली माँ चारूमाथी के बुरे व्यवहार से त्रस्त होकर आखिरकार बत्सा घर छोड़ देता है और नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में रहकर भगवान शिव की भक्ति करने लगता है और अनेकों जगहों की तीर्थ यात्राएं करता है। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। एक दिन बौने बत्सा की नजर अपनी ही तरह एक बौनी अनाथ लड़की वैजंती पर पड़ती है, जिसके सैनिक पिता माउंट एवरेस्ट के बर्फीले पहाड़ों के बीच भूख और प्यास से त्रस्त शत्रु देश के आतंकवादियों से लड़ नहीं पाते और शहीद हो जाते हैं। उसकी मां बचपन में ही मर चुकी होती है, इसलिए वो अब अनाथों का जीवन जी रही थी। बत्सा को वैजंती की कहानी बहुत प्रभावित करती है और वो उसके प्रति दया और प्रेम से भरकर शादी का प्रस्ताव रखता है। सुनो वैजयंती, अब ना इस दुनिया में तुम्हारा कोई है ना मेरा। तुम भी बौनी और मैं भी बौना हूँ। लगता है भगवान पशुपति ने हम बौने बौनी को एक करने के लिए यह माया रची है। क्या तुम उनके इस माया को सफल करोगी? वैजंती बत्सा के शादी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और बत्सा के साथ शादी कर नेपाल के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध नेपाली व्यंजन दाल भात का एक ढाबा खोल उसे हंसी खुशी चलाने लगती है। सुनिए श्रीमान, रामरू पीठो यानी मैदा निकालना है। आज एक ग्राहक ने सेल रोटी खाने को कहा है। हाँ तो निकाल लो स्वास्त्री। किसने रोका है? ये ऊपर रखा है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। मेरी ऊंचाई कौन सी माउंट एवरेस्ट जितनी है? हम दोनों मिलकर एक मनु की लंबाई पा सकते हैं। बस्ता अपने दोनों हाथों और पैरों को जमीन पर रखकर बैठ जाता है। वैजंती उसकी पीठ पर चढ़कर रामरू पीठो यानी मैदा निकालती है, जो उसके हाथ से फिसलकर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। बौने बत्सा और वैजंती खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आपकी शक्ल भूत जैसी हो गई है श्रीमान। और तुम्हारी चुड़ैल जैसी स्वास्त्री। बत्सा को मन ही मन वैजंती के सैनिक पिता की भूख से हुई मौत बहुत परेशान करते हैं। वो हरदम एक सीक्रेट रेसिपी बनाने की सोचता रहता। काश मैं कोई ऐसा खाना बना पाता जिसे खाकर हमारे सैनिकों की ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाए और वो लंबे समय तक भूख प्यास से लड़ सके। तो इससे हमारे देश का कितना भला होगा। बत्सा इसी सीक्रेट रेसिपी को बनाने के लिए रोज अपने ढाबे के काम से खाली होकर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में तपस्या करता है और कुछ ही वर्षों में वो एक सीक्रेट रेसिपी बनाने में सफल हो जाता है और उसे एक ताम्र पत्र पर लिख देता है। जय हो भगवान पशुपतिनाथ की। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब कोई भी दुश्मन हमारे सैनिकों को कभी भी हरा नहीं सकता। हमारे सैनिक अब अजय हैं। इसी बीच बत्सा को एक बेटा भी होता है, जिसके पैरों में वो अपनी सीक्रेट रेसिपी बांधकर पशुपतिनाथ मंदिर जाता है, जहां पर भारत का एक अन्य सिपाही कर्नल राघवेंद्र अपनी पत्नी मनोरमा के साथ आया होता है। कर्नल राघवेंद्र को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो मंदिर में मन्नत मांगने आए हुए थे। हे देवाधिदेव, जैसे तारकासुर का वध करने के लिए आपको कुमार कार्तिकेय की जरूरत थी, वैसे ही चारों तरफ दुश्मनों से घिरे भारत को भी ढेर सारे सिपाहियों की जरूरत है। आजकल कोई भी माँ बाप अपने बेटे को सिपाही बनाना नहीं चाहते। इसलिए हे भगवान, ये बीड़ा मैंने उठाया है, लेकिन अहो दुर्भाग्य, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। इतने में ही मंदिर पर दुश्मन देश का आतंकवादी हमला कर बत्सा और वैजंती को बंधक बना लेते हैं। कर्नल राघवेंद्र जैसे तैसे बत्सा के बेटे को बचा लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को बचाते, दुश्मन उनको घायल कर वहां से बत्सा और वैजंती को लेकर निकल जाता है। ये हमलावर कोई और नहीं, बत्सा का छोटा भाई धोनू होता है, जो चंद पैसों के लालच में अपने देश से गद्दारी कर कर दुश्मन देश के साथ मिल गया होता है। अरे धोनू, तुम? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद पैसों के लिए मेरा भाई दुश्मन देश के साथ मिल जाएगा। अब्बू के इज्जत का तो ख्याल रखते, एक सैनिक के बेटे होकर। ज्यादा बकबक मत कर बौने, नहीं तो 3 फीट से सीधे 3 इंच का ला दूंगा।
चंद पैसे नहीं थे, करोड़ों थे, करोड़ों। सेना में भर्ती होकर शायद इतना पैसा मैं जीवन भर काम करने के बाद भी नहीं कमा पाता। अपने देश से गद्दारी करके पैसा भले ही तुमने करोड़ों कमा लिए हो धोनू, लेकिन खुशी कौड़ी भर भी नहीं कमा पाओगे। ये मैं अपने देश की कसम खाकर कहता हूँ। तभी धोनू जोर से कड़कते हुए आवाज में बोलता है। ये सब बात करने के लिए अभी बहुत समय है बौने बस्ता। अभी तुम अपना वो सीक्रेट रेसिपी मेरे हवाले कर दो। उसी सीक्रेट रेसिपी के लिए तो मेरे बॉस ने तुम्हें बंधक बनाने का मुझे ऑर्डर दिया था। दुश्मन देश के गुप्तचरों ने खबर कर दी होती है कि बत्सा एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी बना रहा है जिससे उस खाने को खाने के बाद किसी की भी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन बत्सा की सीक्रेट रेसिपी जो उसने अपने नवजात बेटे के पैर में बांधी थी वो तो उसके बेटे के साथ ही चली गई थी। इसलिए बत्सा अपने छोटे भाई धोनू से सीक्रेट रेसिपी उसके पास न होने की बात करता है। मेरे पास वो सीक्रेट रेसिपी नहीं है धोनू, वो मैंने मेरे बेटे के पैरों में बांधी थी। उसमें क्या लिखा था, तुम्हें कुछ याद नहीं है? दिमाग पर जोर डालने के बाद भी बत्सा को कुछ याद नहीं आता। धोनू ये देख बहुत गुस्सा होता है और बत्सा और वैजंती को हमेशा हमेशा के लिए बंधक बनाकर काल कोठरी में डाल देता है। दूसरी ओर निसंतान कर्नल राघवेंद्र बत्सा के बेटे को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद मानकर अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगते हैं। उसका नाम शिवा होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कर्नल राघवेंद्र का बेटा शिवा भी उन्हीं की तरह एक सिपाही बन जाता है। एक दिन, इस तामपत्र में क्या लिखा है पिताजी? मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हें भगवान पशुपतिनाथ ने इसी तामपत्र के साथ भेजा था। तब से इस तामपत्र को मैं सहेजे हुआ हूं। बड़े बड़े भाषाविदों को दिखाया, लेकिन कोई ना बता सका कि आखिर इसमें लिखा क्या है। एक बार नेपाल सरकार द्वारा भारत सरकार से प्रार्थना करने पर बहादुर शिवा को माउंट एवरेस्ट के एक मिशन ऑल आउट पर भेजा जाता है, जिसमें आतंकवादियों ने 25 साल पहले मंदिर पर हमला करके जिन 2 लोगों को कैद किया था उन्हें छुड़ा लाने का आदेश होता है। वो दोनों अभी जीवित हैं और उनके पास एक सीक्रेट रेसिपी है। इसके बारे में उन्हें नेपाल सरकार की खुफिया एजेंसी ने बताया था। दूसरी ओर अंधेरी काल कोठरी में बेहोश वैजंती को बूढ़ा बत्सा जगाते हुए, अरे शास्त्री वैजंती, मर गई क्या? मरना ही तो चाहती हूँ श्रीमान। 25 सालों से इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। बूढ़ा बत्सा कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर गोलियों की तेज गड़गड़ाहट होने लगी। बहादुर शिवा दुश्मनों को मारते हुए आखिरकार बत्सा और वैजंती के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मिशन होने के कारण अत्यधिक भूख और प्यास से तड़पता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। तभी बूढ़े बत्सा की नजर शिवा के हाथ पर गुदे हुए कुछ शब्दों पर पड़ती है। वो वही सीक्रेट रेसिपी थी जिसे बत्सा ने तपस्या से पाई थी। बत्सा तुरंत ही उस सीक्रेट रेसिपी का प्रयोग कर एक व्यंजन बनाता है जिसे खाते ही शिवा फिर से होश में आ जाता है। अरे मैं होश में कैसे आ गया? और अचानक से मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर 1000 हाथियों की ताकत आ गई है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बूढ़ा बत्सा शिवा का सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें वो सब मैं बाद में बता दूंगा बेटे। अभी तुम जाओ और सारे आतंकवादियों को खत्म करके आओ। शिवा पूरे जोश के साथ उठता है और सारे दुश्मनों को समाप्त करके बत्सा और वैजंती को आजाद करा लेता है। इस मिशन ऑल आउट में बत्सा का भाई धोनू और उसका बॉस भी मारे जाते हैं, जिसने वैजंती के पिता की जान ली थी। मिशन पूरा करके शिवा के लौटने पर बूढ़ा बत्सा पूछता है, सुनो बेटे, ये सीक्रेट रेसिपी तुमने अपने हाथ में क्यों गुदवाई थी? क्या कहा बाबा? सीक्रेट रेसिपी? हाँ, सीक्रेट रेसिपी। इस रेसिपी का प्रयोग कर अगर कोई भी खाना बनाया जाता है तो उसे खाने वाले की शक्ति 1000 हाथियों की शक्ति के बराबर हो जाती है। इसी रेसिपी का प्रयोग कर मैंने वो खाना बनाया था जिसे खाते ही तुम्हारे अंदर असीमित शक्तियां पैदा हो गई थी। शिवा बत्सा को अपनी आत्मकथा सुनाता है। बचपन में मेरे माता पिता को मेरे साथ ये सीक्रेट रेसिपी भी मिली थी। इसमें क्या लिखा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे इसके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। लेकिन कोई भी भाषाविद इसमें लिखी बात को नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने इसे अपने हाथों में गुदवा लिया ताकि जब भी कोई मिले तो मैं इसके बारे में उससे पूछ सकूं। लेकिन इसमें सीक्रेट रेसिपी लिखी है, ये आपने कैसे पढ़ ली?
बत्सा और वैजंती अपने खोए हुए बेटे को दोबारा पाकर बहुत खुश होते हैं। बत्सा शिवा को सारी आपबीती बताता है। शिवा अपने असली माँ बाप को पाकर बहुत खुश होता है और रोते हुए उनके गले से लिपट जाता है। बत्सा और वैजंती वापस से अपने पुराने ढाबे में आकर सीक्रेट रेसिपी वाला जादुई ढाबा खोलते हैं, जो नेपाल सरकार द्वारा नेपाली सैनिकों के कैंटीन में तब्दील कर दिया जाता है। आखिरकार बत्सा का नेपाली सेना में जाने का बचपन का सपना पूर्ण हो चुका था। अब बत्सा के ढाबे पर उस सीक्रेट रेसिपी से बने खाने को खाकर फिर कोई भी नेपाली और भारतीय सैनिक कभी युद्ध में नहीं हारा। शर्मा जी की पुरानी बहू। नितिन कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। हर समय उखड़ा उखड़ा रहता था और काम से तो जैसे ही जी उचट सा गया था। ऑफिस में क्या हुआ नितिन, आजकल परेशान से रहते हो, क्या हुआ? बस क्या बताऊं यार, राशि तो हम दोनों को छोड़कर मायके बैठी है और मेरी बेटी नायरा उसको सारा दिन याद करके रोती रहती है। वो उसको बहुत याद करती है। उसे तो मैंने ये बोल रखा है कि ऑफिस के काम से बाहर गई है, पर अब काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो उसे याद आ रही है। समझ सकता हूँ मैं। क्या सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? बात हो चुकी फाइनल? हाँ यार, वो बिल्कुल नहीं मान रही। वो तो नायरा को छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो साथ रहना ही नहीं चाहती। पर असल में मामला है क्या? बात बस इतनी सी है कि मैंने उसे कहा कि नायरा के होते ही हम अलग और बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर यार तू जानता ही है, मेरा हाथ टाइट चल रहा है। वो समझ ही नहीं रही है। और बड़े घर में मेरे माँ बाप भी तो साथ रह सकते हैं, पर उसे अकेला रहना है। यार वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर भाभी काफ़ी गलत कर रही हैं। हाँ पता है मुझे, पर क्या कर सकते हैं। वो दोनों कॉफी पीते ये बातें कर रहे होते हैं। कॉफी खत्म होते ही वो अपना काम करने लग जाते हैं। नितिन के घर पहुंचते ही नायरा उससे लिपट जाती है। पापा, मम्मी कब आएगी? आपने कहा था ऑफिस गई हैं, अब तो इतने दिन हो गए। बेटा तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। चाय पीते पीते, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तू दूसरी लड़की देख ले। नायरा इतनी छोटी है, कैसे काम चलेगा? हाँ माँ, सोच मैं भी रहा था। बस एक बार राशि से साफ बात कर लूँ, फिर देखते हैं। वैसे जो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई, वो पति के लिए क्या वापस आएगी। जल्द ही राशि और नितिन अलग होने का फैसला कर लेते हैं और नितिन दूसरी लड़की देखने लगता है। नितिन को अपने ऑफिस की ही एक फ्रेंड निशा अच्छी लगती थी। वो उससे कभी कभी अपनी परेशानियां शेयर कर लेता था। वो उसको सब बताता है और निशा उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है। नितिन बेटा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा घर वापस बस रहा है। अब देखो, हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो तुम्हारी माँ और मैंने यह फैसला किया है कि वो फार्म हाउस वाला घर निशा के नाम कर देते हैं और वो छोटी सी जो जमीन है वो नायरा को दे देते हैं। ये बात अब रतन शर्मा जी की पुरानी बहू राशि के कानों में पड़ती है। क्या? फार्म हाउस, जमीन, ये सब है उनके पास? मेरे सामने तो ऐसे गरीबों की तरह रहते थे, अब ये कहां से आ गया? और क्या दूसरी शादी की प्लानिंग चल रही है? ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लेगा? मुझसे डिवोर्स तो हुआ नहीं है। भाई, मेरे ऑफिस में बातें चल रही हैं। नितिन की सोसाइटी का दोस्त मेरे ऑफिस में काम करता है, वही बता रहा था अपने दोस्तों को बातों बातों में, वही सुना मैंने। अरे इनको तो मैं सही करूंगी। जब मैं थी तब तो ना ये फार्म हाउस की बात हुई, ना कोई जमीन की। अब ये सब कहां से आ गया? भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने हरिद्वार में भी कोई जगह खरीद ली है, अब तेरे सास ससुर वहीं रहेंगे। ये सब सुनकर जैसे राशि को पछतावा और आश्चर्य दोनों हो रहा था कि वो घर छोड़कर क्यों आई। वो वापस जाने का और उनसे बात करने का फैसला करती है और एक दिन नितिन के ऑफिस पहुंच जाती है। तुम अब क्या लेने आई हो? क्या लेने आई हो मतलब? मैं गई ही कब थी? ये सब मेरा ही तो है। सब मतलब? क्यों? ये फार्म हाउस, जमीन, जब मैं थी तब तो कुछ था नहीं तुम्हारे पास। अब दूसरी शादी का प्लान भी बन गया और ये सब कहां से आ गया? अच्छा, तो सब पता करके आई हो? हाँ तो मेरा हक किसी और को दोगे तो पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। कौन सा हक तुम्हारा? घर को घर का भी समझा है तुमने। अब ऐसा है, रतन शर्मा जी की पुरानी बहू और नितिन शर्मा जी की पुरानी पत्नी, आपका अब कोई काम नहीं रहा, आप जा सकती हैं। राशि को उस समय समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत तो किया ही है। वो उस समय बस ये प्रॉपर्टी के बारे में सुनकर आई थी। अब नया पैतरा अपनाना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, अपने हुक्म के इक्के को तो भूल ही गई। वो नायरा कब काम आएगी? लालच में राशि बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो एक माँ है। प्रॉपर्टी के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करने का सोच रही थी। अब वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल में वो अपनी सास के पैरों में गिरकर नाटक करने लगती है।
अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अकल पर पत्थर पड़ गए थे। सरिता समझ तो जाती है कि ये नाटक ही कर रही है। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा राशि। तुमने घर बर्बाद नितिन का किया है। नायरा कितना रोई है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है ये इस तरह माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? राशि मन ही मन, अरे ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, लगता है ससुर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। वो ऐसे रोने का नाटक करती हुई रतन के पास जाती है। अरे बाबूजी, अपनी बेटी से इतना नाराज हो गए क्या आप? ये क्या बात हुई? अरे बस बस, रहने दो राशि बेटा, पहले सोचना चाहिए था ये सब। कितनी आसानी से तुम नायरा को भी छोड़ गई। हम सब तो पराए थे, वो तो तुम्हारी अपनी थी। इतनी देर में निशा और नायरा कहीं बाहर से आते हैं। नायरा बहुत ही खुश होती है, उसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। वो राशि को देखती भी नहीं है। थोड़ी देर में राशि ही उसके पास जाती है। नायरा, देखो मम्मा आ गई। तुम ये किसके साथ घूम रही हो? अब मम्मा आपको घुमाने ले जाएगी। नहीं मम्मी, अब मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं आपके लिए इतना रोई, आप आए नहीं। इतने दिन से यही आंटी घुमा रही हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं, अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर राशि को कोई पछतावा नहीं होता। मन ही मन, अरे इसके भरोसे ही तो मेरी इस घर में रिटर्न पॉसिबल था। अब लगता है इसके भी हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। वो रोने का नाटक करने लगती है। अरे तुम तो ऐसा मत करो मेरी प्यारी बेटी, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तभी नितिन आ जाता है। हाँ, सही बात है। हम देख ही रहे हैं कि तुम्हें हम सबकी कितनी फिक्र थी या है। वो समझ जाती है कि इन सब के सामने दाल नहीं गलेगी। अब उसे निशा के पास जाना पड़ेगा। वो निशा के पास जाती है। निशा, तुम तो समझो ना, तुम भी एक औरत हो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ये सब तुमने अपने हाथों से किया है राशि। अच्छा खासा परिवार है, इतने अच्छे सास ससुर हैं, नितिन इतना अच्छा है और नायरा भी कितनी प्यारी है। तुम तो उसको भी छोड़कर चली गई। वो कितना रोती थी तुम्हारे लिए, ये मैं और नितिन ही जानते हैं। पर फिर भी अगर नितिन बोलेंगे मुझे उनकी जिंदगी से जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी। तुम उनसे ही बात कर लो। राशि समझ चुकी होती है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसने अपना घर बिना कारण बर्बाद कर लिया है। वो अब चुपचाप बिना किसी से कुछ भी कहे सबकी जिंदगी से चली जाती है। राशि मन ही मन, निशा ठीक ही कह रही थी। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी सबके साथ रहना। मैं आराम से एडजस्ट कर सकती थी, पर अब कोई फायदा नहीं। अब मुझे इनकी जिंदगी से चले जाना चाहिए और इन सबको खुश रहने देना चाहिए।